अक्टूबर 2025 का आखिरी हफ्ता रूस के लिए एकदम बुरा सपना था। जैसे व्लादिमीर पुतिन का तथाकथित 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान और भी बुरा नहीं हो सकता था। उस एक हफ्ते में रूस पर एक के बाद एक वार होते गए। एक ऐसा दौर जो इस हद तक पहुंच गया कि रूस अब और सहन नहीं कर सका। व्लादिमीर पुतिन के लिए अब यह जीत की बात नहीं रह गई है, अब यह सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई है। उस एक हफ्ते ने रूस की रफ्तार तोड़ने वाले 4 जबरदस्त झटके दिए। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की कमर तोड़ देने वाली पाबंदियां थीं, जिन्होंने मॉस्को के तेल निर्यात को तहस नहस कर दिया। फिर रूस के सहयोगियों ने पुतिन से मुंह मोड़ लिया और मोर्चे पर हताहतों की एक नई लहर आ गई। और आखिरकार रूसी जनता को एहसास हो रहा है कि यह युद्ध वास्तव में कितना बुरा चल रहा है। इन सभी कारणों ने मिलकर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते को रूस के लिए आक्रमण की शुरुआत के बाद से सबसे बुरा सप्ताह बना दिया है। अब क्रेमलिन कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं, खासकर जब हम देखें कि रूसी जनता कैसे प्रतिक्रिया दे रही है। बस एक नजर डालिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किससे जुड़ा है? क्या हमारी सरकार पेंशन धारकों की परवाह करती है? बिल्कुल नहीं। अधिकतर सब युद्ध के कारण है, सारा पैसा भी वहीं जा रहा है। और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? जेलेंस्की को हटाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्टूबर में रूसियों ने महसूस किया कि युद्ध सिर्फ उनकी जेब पर असर नहीं डाल रहा, यह उनके जीवन और नींद पर भी असर डालता था। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, ब्लैकआउट की जंग रूस के हर शहर तक पहुंच गई है, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से पुतिन से वादा किया था कि अगर वह यूक्रेनी पावर प्लांट्स पर हमला जारी रखते हैं तो यूक्रेन यह सुनिश्चित करेगा कि मॉस्को की सर्दी अंधेरे में बीते। ठीक यही हुआ जब पुतिन ने यूक्रेनी शहरों पर हमला किया। अक्टूबर के अंत में यूक्रेनी हमलों से मॉस्को क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया। लिप्स में तमावू, बेलग्रेड, रोस्नेव, तुला, रजायन, ओरिक्स, कुर्स्क, बरियांस्क, रोस्तोव और कई अन्य शहरों में। यह पहली बार है जब युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के पास रूस जैसी क्षमता है जो रूस 3 साल से यूक्रेनी शहरों पर इस्तेमाल कर रहा था। और इसका मतलब है कि पुतिन अब यूक्रेन पर बिना किसी सजा के हमला नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब पुतिन सच में डरे हुए हैं। वह इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने बाकी रूस को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया है, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास मॉस्को के चारों ओर घेरा रहे। वह राजधानी की रक्षा के साथ खुद को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे यह सनक समझ नहीं आती। यूक्रेनी ड्रोन तो बस चाय पीना चाहते हैं, पर मुझे लगता है पुतिन का मन नहीं है। ब्लैकआउट की स्थिति इतनी व्यापक हो गई है कि अब हम रूसी प्रचार टीवी शो में जनरेटर के लिए पैसे मांगते देख रहे हैं, जबकि वे इस बात का जश्न मना रहे हैं कि रूस यूक्रेनी पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है। यह विडंबना खुद बन नहीं सकती। खुद सुनिए। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। हम बेलग्रेड क्षेत्र की जरूरतों के लिए दान एकत्र करना जारी रखते हैं। हम ऐसे उपकरण खरीदेंगे जो हमें जगहों को गर्म करने और खाना पकाने की सुविधा देंगे। संक्षेप में, माफ कीजिए, शरणार्थियों और ब्लैकआउट जोन में रहने वालों को ये सब चीजें चाहिए। कीव शासन नागरिकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम तैयार रहेंगे। हर चीज। पुतिन को रूसी जनता की परवाह नहीं है, लेकिन अगर परेशानी सिर्फ रूसियों को होती तो यह रूस का सबसे बुरा हफ्ता न होता। पुतिन भी अमेरिका की पाबंदियों से परेशान है। क्रेमलिन वास्तव में ट्रंप पुतिन की मुलाकात बुडापेस्ट में चाहता था। रूस को लगा वे शांति वार्ता के नाम पर दुनिया को बहका सकते हैं, पर यूक्रेन में असली शांति नहीं लाएंगे। खैर, मुलाकात नाकाम रही, इसका श्रेय सर्गेई लावरोव को है। अगले ही दिन जब बैठक विफल रही, रूस को ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। इसका असर तुरंत दिखा और अब भी नवंबर तक जारी है। चीन ने रूसी आयात घटाया। भारत ने रूसी तेल की जगह इराक और यूएई से तेल लेना शुरू किया। अब तुर्की गैर रूसी तेल अधिक खरीद रहा है, जबकि ब्राजील ने रूसी डीजल पर निर्भरता घटाई है। ये देश क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि पुतिन के आक्रमण शुरू करने के बाद से ये रूसी तेल के शीर्ष 4 खरीदार थे।
चीन नंबर 1 था, भारत नंबर 2, तुर्की तीसरे और ब्राजील चौथे स्थान पर था। अब इन सभी ने रूस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक उसी समय जब रूसी अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर रही है। आप देख सकते हैं रूसी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के दबाव में टूट रही है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तकनीकी रूप से यह वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं हो रही होती और महंगाई बहुत बहुत ज्यादा होती है। साधारण शब्दों में कहें तो रूस में हर चीज की कीमत बढ़ रही है, बस लोगों की तनख्वाह को छोड़कर, और इसमें पुतिन की तनख्वाह भी शामिल है। अक्टूबर में रूस की तेल आमदनी में सालाना 27% की गिरावट दर्ज हुई, और जैसे कि ये काफी नहीं था, रूस के तेल मंत्रालय या जो भी वे इसे कहते हैं के अनुसार उन्हें लगता है कि साल के आखिरी 2 महीनों में आमदनी और घटेगी। 22 अक्टूबर को प्रतिबंधों की घोषणा हुई थी, इसलिए ऐसा है। मुझे यकीन है कि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी इसके प्रभाव जारी हैं, यानी रूसी घाटा बढ़ रहा है। यह बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए रूस नागरिकों पर टैक्स बढ़ा रहा है। लेकिन नागरिकों के पास पहले से ही ज्यादा पैसे नहीं हैं। एक तानाशाह के लिए ये बहुत डरावनी स्थिति है। यही वजह है कि पहली बार, जो हमेशा के लिए लगता है, हमने देखा कि एफएसबी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे तख्ता पलट को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने विदेश में रह रहे रूसी विपक्षी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया, यह दावा करते हुए कि ये लोग रूसी सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं। लेकिन असलियत में निर्वासित विपक्षी नेता पुतिन की चिंताओं में सबसे कम हैं, क्योंकि पुतिन चारों ओर दुश्मन बना रहे हैं। पहली बात, वह अपने आक्रमण के लिए धन जुटाने को ओलिगार्क्स की संपत्ति जब्त कर रहे हैं। दूसरी ओर वे जनता पर अधिक टैक्स लगाकर और अधिकारों पर सख्ती कर अपने आक्रमण के लिए धन जुटा रहे हैं। अब एक ओलिगार्क की नजर से सोचें, जैसे जैसे आपके और दोस्त सब कुछ खोते हैं, आप सोचेंगे शायद आपको कुछ करना चाहिए इससे पहले कि पुतिन आपके खिलाफ कदम उठाएं। और ये सिर्फ ओलिगार्क ही नहीं है, अब आम जनता भी सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर नाच रही है और स्वान्स को नाचने की बात कर रही है। स्वान्स का नाचना, इसका मतलब है कि वे 1991 जैसी क्रांति चाहते हैं, जहां पुतिन और सरकार को हटाया जाए और लोकतंत्र सफल हो। रूस में हालात इतने खराब हैं कि रूसी टीवी चैनल भी इस पर बात कर रहे हैं, वो भी अनोखे अंदाज में। किसी वजह से कुछ रूसी ऐसे हैं जिन्हें लोकतंत्र से एक अनोखी नफरत है। बस सुनिए। वे अब सोवियत संघ के पतन का अनुभव दोहराना चाहते हैं। लेखक स्नाइडर येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वह बदमाश है जिसने 2022 में पोस्ट रूसिया शब्द गढ़ा और अब उसे बढ़ावा दे रहा है। वहां कई अवधारणाएं हैं। पहली है विघटन, लेकिन दूसरी भी है। दूसरी अवधारणा में राजनीतिक शासन को तोड़कर रूस को पोस्ट पुतिन बनाना शामिल है। वे कहते हैं रूस को साम्राज्यवादी युद्ध में हार के दौरान 2 चीजें अनुभव करनी चाहिए। पहला, रूस को साम्राज्यवादी युद्ध में हारना चाहिए, और दूसरा, हार के बाद उसे लोकतांत्रिक बनना चाहिए। तो इस बदमाश ने आखिर क्या सोचा? उसने यूरोपीय इतिहास के विकास का नियम निकाला, और इसमें रूसी संघ भी शामिल है। वह कहता है कि रूस को भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह साम्राज्यवादी युद्ध में हारना चाहिए, लोकतांत्रिक बनना चाहिए। यही उसकी सोच का मुख्य बिंदु है। इसमें टुकड़े टुकड़े होना शामिल है या नहीं, असल में यह द्वितीयक है। इसके पीछे यही तर्क है। लेकिन दुर्भाग्यवश सोवियत संघ के विघटन के मामले में यह एक ऐसा तरीका था जिसे दुख की बात है कि लागू किया गया। यह उन तरीकों में से एक था जिसे दुर्भाग्यवश लागू नहीं किया गया। अब पुतिन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को डर पर बनाया, इसीलिए शांति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और वह युद्ध नहीं रोक सकता। तो जारी रखने के लिए हमने देखा कि उसने रूस में पिछले 9 सालों की सबसे बड़ी भर्ती का आदेश दिया। 1,35,000 और युवा रूसी पुरुषों की भर्ती होगी और उन्हें सेना के साथ अनुबंध साइन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन देखिए, उसने यही नहीं रुकी। उसने रूस में भर्ती प्रक्रिया भी बदल दी। पहले वहां भर्ती के 2 अलग अलग समय थे, क्योंकि सोवियत समय की तरह अब रूस पूरे साल युवा रूसी पुरुषों की भर्ती करेगा और उन्हें यूक्रेन भेजेगा मरने के लिए। मैं सच में कह रहा हूं, क्योंकि इन किशोरों को सही प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। उन्हें जबरन अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाकर मोर्चे पर भेजा जाता है और तोप का चारा बना दिया जाता है। हम टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियो से देख सकते हैं कि रूसी सैनिक मोर्चे से क्या बना रहे हैं। उदाहरण के लिए यह वीडियो देखें। अगर कोई इस वीडियो को देखता है तो मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं जानता क्या करना है। अगर कोई ये वीडियो देखता है तो उम्मीद है मुझे क्या करना है पता नहीं। क्या करना है? रेडियो खराब हो गया है,
कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ खाना या पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत बहुत सारी लाशें हैं, पत्ते गिर गए हैं, छुपने की जगह नहीं। मुझे कोई गांव या कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कोई जामुन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं है गांव में। कहाँ भागूं, कैसे छुपूं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बच जाऊं। कमबख्त। कहाँ भागूं, कैसे छुपूं? उम्मीद करता हूँ कि मैं बच गया। ब्लैद। फ्रंट लाइन के कई क्लिप्स हैं जो हम इस चैनल पर नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube उन्हें विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं मानता और इसका मतलब है कि YouTube हमारे वीडियो को सीमित कर देता है या इससे भी बुरा उसे डिलीट कर देता है। इसलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स बनाया। वहाँ हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, यानी हम आपको यूक्रेन में क्या हो रहा है और दुनिया भर में क्या चल रहा है उसकी बिना सेंसर की गई कवरेज दिखा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है वेबसाइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। इससे हमें तय करने की आज़ादी मिलती है कि क्या दिखाएं। किसी विज्ञापनदाता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम यह वेबसाइट आपके समर्थन से चलाते हैं। तो अगर आप ऐसे कंटेंट में रुचि रखते हैं तो ज़रूर basicsinsider.com पर जाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर आप वेबसाइट पर अपलोडेड कंटेंट देख सकेंगे। इसके अलावा आप हमारे अपलोड देख सकेंगे और भविष्य में हमारी कवरेज चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।